सरकार पूरी कोशिश कर रही है किस तरह से धार्मिक उन्माद पैदा हो और उस उन्माद के जरिए वो सत्ता पे बैठे। मैं समझता हूँ वो तो हिंदू धर्म के लोगों को भी कमज़ोर साबित कर रही है कि उनको सरकारी मुआवजे की ज़रूरत है, सरकारी पैसे की ज़रूरत है ये अपने धार्मिक आयोजन करने के लिए। ये एक षड्यंत्र है पूरा सा। तो हम विपक्ष है, विपक्ष का काम है, सत्ता अगर कुछ भी असंवैधानिक करेगी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब जमीन पे देंगे। आज आपका पहला राष्ट्रीय अधिवेशन है पार्टी का और आज ही योगी सरकार ने फैसला लिया है कि वो जो दलितों की सरकारी जमीन थी उसे खरीदने के लिए आप जमीन की लड़ाई जमीन पे लड़ेंगे। अच्छा, देखो हम विपक्ष है, विपक्ष का काम है, सत्ता अगर कुछ भी असंवैधानिक करेगी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब जमीन पे देंगे। और हमने सुना है कि अगर संसद या विधानसभा आवारा हो जाए तो सड़कें आवारा नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हमने तय किया है। मैंने आज ही मुख्यमंत्री जी को संदेश भेजा है कि अगर आपको एक गलतफहमी हो कि इस समाज का कोई सुरक्षा कवच नहीं है तो ये गलतफहमी दूर रखना। अभी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी है, बहुत सारे लोग समझौता कर सकते हैं, लेकिन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी हक की लड़ाई को मैदान में लड़ेगी। और अगर क्योंकि बड़ी मुश्किल से ज़मीनें हमें मिली थी, उनको हमने खून पसीना सींच के तैयार किया है, मेहनत की है, जमींदार की लाठी खाई है, तमाम तरह की मुसीबतें सही हैं, और उसके बावजूद अगर सरकार हमारी ज़मीनों को छीनने का रास्ता साफ करी तो ये सहा नहीं जाएगा। एक सवाल ये है कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मायावती की जो पार्टी है बीएसपी, उनके जो प्रत्याशी होते हैं उनके बीजेपी तय करती है, तो क्या आपकी जो पार्टी है वो बहुजनों को जगा रही है? ये इतना नकली सवाल आज तक मैंने सुना नहीं। नहीं, वो कह रहे हैं, वो कह रहे नहीं, आपने मुझसे क्या सवाल किया? कोई क्या कह रहा है उससे अलग मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं बताइए। आप ये बताइए, आज बड़े गुस्से में दिखे। आज आप कह रहे थे योगी अगर उंगली दिखा के बात कर रहे हैं, मैं अगर होता तो वहाँ पे मैं भी उंगली दिखाता। नहीं, सिर्फ उंगली नहीं दिखाता, मैं उनको गलत नहीं करने देता। अच्छा, ये लोकतंत्र है, आप सत्ता में हो, सरकार सबकी है, आपकी जिम्मेदारी है कि अंतिम व्यक्ति के लिए अवसर पैदा करो। अवसर पैदा करने की बजाय आप दलित पिछड़ों का हक छीन रहे हो। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या किया उन्होंने? 20,000 पद खा गए हैं वो लोग। करना ये चाहिए था कि उस शिक्षा मंत्री को 420 मुकदमा लिखकर जेल भेजना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया क्या कि उन बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया। तो अगर वो अन्याय करते तो उस अन्याय को मैं वहाँ जवाब देता। जैसे कि पंचायत वो जिस तरह से डराने धमकाने काम करते हैं, ये भाषा शैली एक संत के लिए भी और एक जनप्रतिनिधि के लिए भी अच्छी नहीं। रामनवमी मनाने जा रही है सरकार सरकारी पैसे से। मैंने कहा ना, सरकार पूरी कोशिश कर रही है किस तरह से धार्मिक उन्माद पैदा हो और उस उन्माद के जरिए वो सत्ता पे बैठे। मैं समझता हूँ वो तो हिंदू धर्म के लोगों को भी कमज़ोर साबित कर रही है कि उनको सरकारी मुआवजे की ज़रूरत है, सरकारी पैसे की ज़रूरत है ये अपने धार्मिक आयोजन करने के लिए। ये एक षड्यंत्र है पूरा सा, और इस षड्यंत्र को हमने आज यहाँ बेनकाब किया है अपने कार्यकर्ताओं के जरिए। कार्यकर्ता ज़मीन पे जाके बेनकाब करेंगे कि जानबूझ के वो मंदिरों को राजनीतिक मंच बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वो आएंगे, हमारे जनप्रतिनिधि आएंगे, वहाँ मुख्य अतिथि होंगे। आप ये सोचो, मंदिर से धर्म का काम होता है, मस्जिद से धर्म काम होता है। अगर वहाँ जनप्रतिनिधि आके अपनी पार्टी के प्रति स्पीच करेंगे तो इससे क्या उस मंदिर में एक ही पार्टी के लोग जाते? और महिलाओं को, स्पेशली महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। उन महिलाओं की सुरक्षा मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं तो तब ये मानता कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस नीति है, तो इतना जो अन्याय हो रहा है हाथरस में क्यों नहीं न्याय दिला पाए मुख्यमंत्री? क्यों इतनी कमजोर पैरवी की? CBI की रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट के बाद वो ऑफेंस कैसे गायब हो गए? तो सब देख रहा है उत्तर प्रदेश, सब देख रहा है देश, किस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, किस तरह से SC, ST, OBC माइनॉरिटी कर्मचारियों को तंग किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ इन वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, इनकी ज़मीन, इनके साधन किस तरह छीने जा रही है, ये जनता देख रही है। और समय आने पे हमारे लोग इसका जवाब देंगे। बताओ आप अशोक गहलोत कि हाथरस पे इतना बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जितने भी आरोपी होते हैं वो रिहा हो जाते हैं। तो हम एक आप लोग मूवमेंट तो बनाते हैं, लेकिन जब न्याय प्रक्रिया में आता है तो वो इंसाफ नहीं मिलता। तो आप लोग इस पे क्या करेंगे? देखो, न्यायपालिका में उनका वर्चस्व है। पहले दिन से सरकार उस मामले में न्याय ना मिले इसके लिए लगी हुई थी। आप सबने देखा किस तरह पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग हुआ। सरकार ने जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए। सरकार को पहले से कैसे पता था कि फैसला उनके पक्ष में आएगा? ये सब चीज़ें जो है ना सत्ता के संरक्षण में हुई है, उसके खिलाफ भी हम लोग अप्रैल में, हमारी दिल्ली की टीम ने तय किया कि एक बड़ा प्रोटेस्ट हम लोग दिल्ली में करेंगे। दूसरा, हम लोग हाईकोर्ट में भी उसको जो है ना उस मामले को लेकर जाए। हमारे नेता हिमांशु वाल्मीकि जी गए थे, परिवार से मिले, मैंने भी बात की। मैंने उनको आश्वस्त किया कि अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो हम हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि सत्ता के संरक्षण से इस तरह से न्याय को प्रभावित करने वाले दलों को भी याद रखना पड़ेगा कि सत्ता बदलती है। और ये मामले कोर्ट के हैं,
लॉयर्स को अपनी बात रखनी होती है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर जब न्याय के ऊपर सत्ता पर हावी हो जाए तो इस तरह के फैसले आने स्वाभाविक। हमारा काम था उस मामले को लड़े और हमने लड़ा और मजबूर किया कि सरकार ने सीबीआई जांच कराई। कुलचंद सर, आपसे पिछले अधिवेशन में आपने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी कि हम स्कूल खोलेंगे शिक्षा को लेकर, तो अब मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने उसमें क्या किया है? बस ये आपकी जानकारी के लिए कंफर्म कर दूँ, हमारा भीम आर्मी का अधिवेशन था, ये हमारी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का अधिवेशन है। भीम आर्मी के लोगों को हमने वो काम सौंपा था, वो लोग इस काम को कर रहे हैं। आज हमने यहीं पे हमारे छत्तीसगढ़ से एक पाठशाला चलाने वाले साथी आए हैं, राजीव सोनी, हमने उनको सम्मानित भी किया क्योंकि वो मेरे इस बात को कहने के बावजूद अपनी कमाई का 60% पैसा बच्चों की शिक्षा में लगाते हैं। तो भीम आर्मी उस काम को कर रही है। मैंने आज फिर उनसे भी अपील की है कि वो पाठशालाओं को खोलने काम को आगे बढ़ाएं। जब हम पाठशाला खोलते हैं, सरकार के लोग, पुलिस के लोग जाके हमारे लोगों को डराने धमकाने काम करते हैं, इसलिए हमने अपने लोगों से कहा कि वो राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त करने की तरफ बढ़े। अगर पुरानी पेंशन बहाल करानी है, प्रमोशन में रिजर्वेशन चाहिए, अपनी ज़मीन बचानी है, अपना घर बचाना है, अपने रोजगार बचाने हैं, आरक्षण बचाना है, संविधान बचाना है, तो अब आपको आज़ाद समाज पार्टी काशीराम को ताकत देनी पड़ेगी, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम में स्वतंत्र रूप से इस लड़ाई को बहुजन समाज की लड़ सकती है। लिंचिंग का दौर फिर शुरू हो गया है। मैंने कहा, झारखंड की सरकार ने कहा था मॉब लिंचिंग में कानून बनाएंगे, नहीं बनाया। मैंने जो नॉन बीजेपी सरकार है उनको भी कहा बिहार जाके मॉब लिंचिंग का कानून बनाओ, वे तो नहीं बना पा रहे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर सख्त कानून बनकर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो शायद इसके नाम पे जो राजनीतिक एजेंडा होता है वो कामयाब नहीं होगा। इस नाम पे जो एक धर्म विशेष के लोगों को लोग डर गए हैं, सारा विपक्ष खामोश रहता है नासिर और जुनैद की हत्या पे। नहीं, सारे को नहीं कह सकते सर, आप एक अपवाद भी कह के अगर आप सब कहोगे तो भी चलेगा। हमने पूरे हरियाणा में प्रोटेस्ट कराया, पूरे राजस्थान में प्रोटेस्ट कराया, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट कराया और पूरे उत्तराखंड में, तब जाके मुख्यमंत्री जागे। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि मीडिया के लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ सरकार किनकी है। अगर उनकी सरकार में भी मुसलमानों की इस तरह खाल खींची जाएगी तो उनको भी जवाब देना चाहिए कि वो सरकारें किनका काम कर रही हैं। उनसे भी ज़्यादा अत्याचार दलितों पे वहाँ होता है। आज ही के दिन जितेंद्र मेघवाल की मूछें रखने पे हत्या हुई थी उसी राजस्थान पे, और मैं जब वहाँ गया तो मुझे अरेस्ट किया गया था एयरपोर्ट पे। मैं जब एक और जो है एक बच्चे ने पानी पीने पे जिसकी हत्या की गई, जब मैं उसके घर मिलने गया तो मुझे 4 बार अरेस्ट किया गया। वहाँ की सरकारों को भी देखना चाहिए कि दिल्ली में रोने से कुछ नहीं होगा कि भाई संविधान का हनन हो रहा है। आपकी सरकार है, आप भी हनन कर रहे हो, तो दलितों को, ये पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को, सिखों को, जैनों को, सब जगह अन्याय सहना पड़ रहा है। तो उनको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने दलों को मजबूत करना चाहिए। उनको बैसाखियों का सहारा छोड़ना पड़ेगा, किराए के मकान छोड़ने पड़ेंगे, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के साथ जुड़े, उसको ताकत दे और खुद ताकतवर हो। अभी आपने मंच से मीडिया के बारे में कहा कि जो मीडिया है जिसको ज़रूरत है वो नहीं दे पा रहे, तो मीडिया के लिए हर बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, हर घर में 2-2 कार्यकर्ता, अखबार, टीवी, उससे कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप? अब सबसे बड़ा कैडर अगर बीजेपी के बाद किसी के पास है तो वो हमारे पास है। अच्छा। और सबसे बड़ा संगठन जो बीजेपी से भी बड़ा है, आरएसएस, वो भीम आर्मी हमारे पास है। तो हमने ही सरकार में अभी इस देश के अंदर विपक्ष को जिंदा रखा है, वरना लोग अपनी पार्टी से आगे कहीं नहीं बढ़ पाते। और हम सिर्फ देश हित में खड़े हैं। हम अपने देश की रक्षा करेंगे, अपने देश के संविधान की रक्षा करेंगे, और जो देश में वंचित तबका उसके अधिकारों की रक्षा करेंगे, उनको नए अवसर देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में क्या तैयारी है आपकी? क्या साथ चलेंगे किसी की या अकेले? हम इस रिजल्ट से ही बताएंगे कि हमारी क्या तैयारी। 24 को लेकर पहले 23 पे काम कर ले, 24 पे बात करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।